एलसी ऑसिलेशंस जो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन से पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग सिलेबस में इसके बारे में कोई डेरिवेशन डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। एक साइड में एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एक साइड में कैपेसिटर रखा होता है और एक साइड में इंडक्टर रखा होता है। क्या होता है, एक साइड में कैपेसिटर और एक साइड में रहता है इंडक्टर। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का काम क्या है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेस इंडक्टर का काम क्या है, विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी। करेक्ट। सो अभी क्या होता है, अभी मान लो ये फुल्ली चार्ज है कैपेसिटर। मैं जो कहानी तुम लोग को बोल रहा है ये इसमें पढ़ोगे तो फुल्ली तुम्हारा समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो फुल्ली इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है यू सफिक्स ई। इसमें क्या हो गया, यू सफिक्स ई लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखो इधर से पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। सो ये क्या होता है कि ये इधर से करंट फ्लो करेगा क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर थ्रू फ्लो होके फिर इधर से इधर जा रहा है, राइट। तो ये जो करंट फ्लो होके इधर से इधर जा रहा है, इंडक्टर थ्रू पास कर रहा है, तो क्या होता है ये करंट जब इसका थ्रू जा रहा है तो दैट मींस इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रहा है, राइट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है। बूस्टर सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज आ रहा है ना? बूस्टर एम आई ऑडिबल टू यू? बुशरा यस सर। सुनाई दे रहा है तो इसमें क्या हो जाता है, देखो कैपेसिटर जो है ये प्लस जा रहा है इधर से, इसमें जब पास कर रहा है तो मतलब क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे चार्ज करते करते जब फुल्ली कैपेसिटर ड्रेन्ड आउट हो गया, डायरेक्शन क्या था, इधर से फ्लो हो रहा था इधर से निकल रहा था, फुल्ली ड्रेन्ड आउट हो गया, मतलब नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और इसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो फुल्ली इसमें स्टोर हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स फुल है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जब चेंज होता है वैल्यू, तब क्या होता है, धीरे धीरे ये करंट फ्लो कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है सर्किट में, और वो करंट का वजह से कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। ड्रेन आउट हो गया था, देखो अभी चार्ट होता 2 हो गया, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिसिपेटेड होता है, मतलब उसका यूज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका अभी यूज हो रहा है, उससे कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू कैपेसिटर चार्ज। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, वो इसमें कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले कैपेसिटर प्लेट क्या था, प्लस था, ये साइड में माइनस था। अब क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये जगह में प्लस हो गया और ये एरिया में माइनस हो गया, राइट। ये जब हो गया, देखो फुल मैग्नेटिक एनर्जी जब ड्रेन्ड आउट हो गया, जिसमें देखो इसमें देखो हाफ हाफ था, इसमें हाफ मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक एनर्जी था, इसमें हाफ था। आप क्या देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ड्रेन्ड आउट हो गया, नहीं है कुछ मैग्नेटिक एनर्जी है नहीं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो फुल फील हो गया। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया अभी, राइट। कैपेसिटर इसमें फुल्ली चार्ज हो गया, और फुल्ली चार्ज हो गया मतलब अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन, इधर प्लस और इधर माइनस हो गया, तो मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से जाएगा, और वही गया है देखो डायरेक्शन अपोजिट। तो फिर क्या कर रहा है, कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज कर रहा है, फिर इंडक्टर थ्रू पास कर रहा है करंट, सो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो स्टोर करके जब फुल हो गया, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज होना मतलब क्या होगा, ये देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है इसमें फिर वो चार्ज कर रहा है, फिर पुराना डायरेक्शन में चार्ज कर रहे हैं। तो दिस इज द ऑसिलेशन, ऑसिलेट करता है, ऐसा पेंडुलम ऑसिलेट करता है,
इसमें भी देखो ऑसिलेट कर रहा है, एक बार कैपेसिटर फुल चार्ज हो रहा है, एक बार इंडक्टर फुल चार्ज हो रहा है, एक बार कैपेसिटर के अंदर में फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रहा है, एक बार इंडक्टर के अंदर में फुल्ली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है। ये हो गया। So this is called a qualitative treatment। और ये ऑसिलेशंस जो है, ये ऑसिलेशंस जो होता है, ये ऑसिलेशंस को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इफ यू गो टू द नेक्स्ट पेज यू विल ऑब्जर्व, ये जो पूरा लिखा हुआ है, जो वैल्यू मैंने बताया वही सेम चीज लिखा हुआ है इसमें। सो तो ये ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गया। एक्चुअली इसका नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, उसको मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अगर तुम देखोगे तो उसका डायग्राम जिसका पास किताब है वो देखो कि उसमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन दिया हुआ है। उसमें ये नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, जरूरत नहीं था अपना। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का जिसके पास किताब है वो देखो कि वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, जो कि होता है घटता नहीं है कभी, ऑलवेज इधर से उधर, उधर से इधर होता है। अगर इंडक्टर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रह गया तब लेकिन वो अनडैम्प्ड नहीं रहेगा। अनडैम्प्ड का डायग्राम कैसे होता है, अनडैम्प्ड का डायरेक्शन कैसे होता है डायग्राम, जिसका पास किताब है वो तो देख ही लेगा। मतलब इसमें हर लेवल का जो कर्व होता है, ये ग्राफ का तुम्हारा जो हाइट होता है, माने एम्पलीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है दो साइड में। सो दैट इज अनडैम्प्ड। ये चलते रहता है। और डैम्प्ड मतलब क्या होगा, अगर इंडक्टर में रेजिस्टेंस है तो क्या होता, कुछ वोल्टेज खा देते हो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, सॉरी, तब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। इन दिस मैनर होगा ऑसिलेशन, एक समय जाके खत्म हो जाता है। बस इतना ही बोल रहा था। ये हो गया तुम्हारा एलसी ऑसिलेशंस। तो ये कहानी का तुम लोग पढ़ लेना है। एनी क्वेश्चन ऑन इट? सर इंडक्टर और फिर कैपेसिटर भी करंट को खाते हैं, वो रोकता नहीं। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लॉस नहीं कराते हैं। एक बार कैपेसिटर लॉस करता है जब, तब इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाता है। फिर इंडक्टर में जब लॉस कर, इंडक्टर जब तुम्हारा लॉस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो ये ऑसिलेट करते रहता है कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर बाई चांस इंडक्टर के अंदर कुछ अगर रेजिस्टेंस रह गया, इन दैट केस उसका लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस तब होता है। हाँ तो सर यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है ना, एनर्जी के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, एनर्जी लॉस मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फ्रॉम मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसमें एलसी ऑसिलेशंस में डैम्प्ड रीजन क्या क्या होता है, एक होता है कि इसमें अगर इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है तब एनर्जी लॉस हो सकता है, क्योंकि एज हीट अगर निकाल के चला, हीट एनर्जी में अगर निकाल के चला गया तो उसमें तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो जाएगा। अदरवाइज लेकिन क्या होता है, टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। बोलो प्रिया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या था, क्या क्वेश्चन था, बोलो। हाँ सर समझ गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर पढ़ाएगा अभी। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। तो क्या होता है देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, जो वोल्टेज कमती है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना देते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि तुम्हारा हाई वोल्टेज जो है उसको लो वोल्टेज बना देते हैं, राइट। ये बेसिकली जो काम करता है, ये काम करता है द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तुमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, कैसे बनता है देखो, इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल प्रिंसिपल of mutual induction when a charging current is passed through one of the two inductive coupled coils, the induced EMF is set up in the other coil। क्या होता है, मान लो इसका थ्रू से एसी करंट फ्लो कर रहा है, वो ध्यान से देखो, इसका थ्रू एसी करंट फ्लो कर रहा है। एसी करंट जो फ्लो करता है मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। एसी करंट जो है, जो एसी सोर्स है वो कंटिन्यूअस इसका वैल्यू चेंज करते रहते हैं। एसी सोर्स है, इट कंटिन्यूअसली चेंज इट्स वैल्यू, चेंज करते रहते हैं। और चेंज करते रहते हैं मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, ईएमएफ प्रोडक्शन होता है। और अदर जो कॉइल इधर लगा हुआ है और ये इधर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ये कॉइल थ्रू पास होता है। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इंड्यूस ईएमएफ टू अदर कॉइल, जो म्यूचुअल इंडक्शन में जैसा हम लोग पढ़ता था। सो म्यूचुअल इंडक्शन जो है, ये म्यूचुअल इंडक्शन जैसे हम लोग पढ़ता था, इधर से एसी सोर्स लगा दिया और इसको गैप लगा रख दिया ये दोनों का बात में। तो इसमें क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। एसी करंट का वैल्यू ऑलवेज डायरेक्शन और चेंज डायरेक्शन और उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। एंड वी नो, ऑल ऑफ वी नो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ टू अदर कॉइल, राइट। यस सर। सो ये इंड्यूस्ड हो गया, सो दैट मींस क्या हो जाता है, तो और क्या होता है एक चीज, ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और एक स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होता है देखो, स्टेप अप मतलब क्या होता है, जिसमें लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज प्रोडक्शन होता है। वोल्टेज जब लो था उसको एक्सीलरेट करना है, वोल्टेज बढ़ा देना है। तो देखो इसमें जो नंबर ऑफ कॉइल्स है कितना है इसमें, देखो जैसे मतलब गिनती करोगे नॉर्मली ये कम है इससे, ये जो टर्न किया है ना ये कम है, और इसमें क्या है ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, दिस इज द स्टेप अप, क्योंकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो किसका वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से। दिस इज द एसी सोर्स मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो इसमें क्या, करंट टर्न कमती है बोल के वो लेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्शन कर रहा है। और लेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्शन करना मतलब इसमें देखो, लेकिन इसमें कॉइल ज्यादा है, तो हर एक टर्न में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का वैल्यू पकड़ते हैं और उससे ईएमएफ ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब इसमें क्या लो वोल्टेज था, ये बन गया हाई वोल्टेज। तो इसमें डिफरेंस वही होता है, जो स्टेप अप होता है लेफ्ट वाला साइड में जो होता है सोर्स जो पार्ट है वो जाएगा में क्या होता है कमती टर्न रहते हैं, और जो लोड होता है जहां पर लेगा कन्वर्ट हो रहा है वो ट्रांसफॉर्म करेगा, तो उसमें क्या होता है हाई नंबर ऑफ टर्न कॉइल रहते हैं। और ये चीज जस्ट अपोजिट होता है स्टेप डाउन में। इसमें कॉइल जो है देखो कॉइल का नंबर ज्यादा है, इसमें क्या होता है लोड कमती है मतलब टर्न कमती है। तो क्या होगा, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाओ उसका तो पार्ट तो लिमिटेड है ना, तो कमती मैग्नेटिक फ्लक्स का कमती यूज कर रहे हैं, सो लो ईएमएफ यूज मैंने प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें क्या था, लो था, लो टर्न है, तो एसी का वोल्टेज तुम जितना भी बढ़ाओ मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिमिटेड है निकालना। लेकिन इसमें टर्न ज्यादा हो गया तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उसको ज्यादा कॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन हो रहा है।
और इसमें कमती अमाउंट ऑफ टर्न है, इसमें ज्यादा वोल्टेज था, ये क्या हो गया, कमती अमाउंट टर्न है बोल के कमती मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल हो रहा है, सो उसे कमती ये में प्रोडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेप डाउन एंड दिस इज द स्टेप अप। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर तब तो ये हम लोग का ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग को स्टेप डाउन चाहिए स्टेप अप चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग अपना सुविधा का अंतर में वाइज हम लोग बनाएंगे ना ट्रांसफार्मर। तुम्हारा घर का सामने जो ट्रांसफार्मर बैठा है, जो ट्रांसफार्मर बैठा के रखा है, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट तुम्हारे घर में घुसाते हैं। जो ओवरहेड वायर से आता है वो हम लोग काफी ज्यादा ही हो 10,000 20,000 वोल्ट आते हैं, वो अगर घर में घुसा देगा तो आग जल जाएगा। तुम्हारे घर में चाहिए कितना, 220 वोल्ट चाहिए, तो उसमें स्टेप डाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टेप अप कहाँ पर यूज होता है, मान लो तुम अगर आसाम तरफ जाओगे, रास्ता में जाएगा तो देखोगे कि बहुत दूर दूर में तुम्हारा हाई वोल्टेज वायर निकल रहा है। तो क्या होता है, बहुत दूर जाने के बाद जैसे थोड़ा सा वोल्टेज लॉस होता है, तो एक टाइम का बाद में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का बाद में उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उधर से तार को जब पास कर, वायर को जब पास कर रहा है, जो जितना वोल्टेज में था वो वोल्टेज में बढ़ गया, फिर स्टेप अप कर दिया, जितना वोल्टेज लॉस हुआ फिर उसको अप कर देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, तो वोल्टेज लॉस नहीं होता है। चलो कंस्ट्रक्शन मैं तो कहानी बता दिया, अब देखो क्या बोलता है इसमें। म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द टू कॉइल्स, देखो दो ठो कॉइल है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर देखो, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ओन्ड ऑन द सेम सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर का है ये। सो नेक्स्ट, द कोर P to which electrical energy is supplied is called a primary, मतलब कोर P जो है ये लेफ्ट वाला पार्ट, दिस इज फॉर प्राइमरी, और राइट वाला जो है इसको एस कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी। लेफ्ट साइड होता है प्राइमरी एंड राइट साइड होता है सेकेंडरी। So to prevent energy losses due to the eddies current, to prevent energy losses due to eddies current, a laminated core is used. eddies current तो eddies current क्या होता है, इसमें जो कॉइल है, कॉइल थ्रू अगर करंट फ्लो हो जाएगा तो एडीज करंट का वजह से कुछ करंट लॉस हो जाता है। हम लोग जानता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स कोई थीन शीट, कोई शीट पार करके चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, एडीज करंट प्रोडक्शन होता है। पढ़ा है हम लोग एडीज करंट, कोई शीट क्रॉस करके जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करता है, सो दैट मींस वी कैन से उसमें प्रोडक्शन हो रहा है किसका, एडीज करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, to prevent energy losses due to energy losses, laminated core is used। जो कोर आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, ये एक आयरन कोर जो है दिस इज लैमिनेटेड, फुल्ली लैमिनेटेड रहेगा। सो क्या होता है, एडीज करंट का वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन कोर अगर पार करके भी जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इट इज कंप्लीटली लैमिनेटेड। To prevent energy losses due to eddies current, a laminated core is used because high permeability of the soft iron core, entire magnetic flux due to current in the primary coil practically remains in the iron core and it passes fully through the secondary। क्या हो रहा है, हाई परमिएबिलिटी है सॉफ्ट आयरन कोर, इसका वजह से क्या होता है, एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द करंट, करंट का वजह से जो इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है, वो एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल प्रैक्टिकली रिमेन्स इन द आयरन कोर एंड, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है प्राइमरी कॉइल में, वो क्या रहता है, आयरन कोर का अंदर रहते हैं, और ये पास कर देते हैं फुल्ली टू द सेकेंडरी, सेकेंडरी में पास कर देते हैं। समझ गए? 2 मिनट रुकिए ना। तो देखो इतना जो है, ये वाला पार्ट जो है हाईली परमिएबिलिटी, सॉफ्ट आयरन को क्या कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर कर रहा है टू द सेकेंडरी में।
दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द स्ट्रे करंट्स। इसका वजह से क्या होता है, स्ट्रे करंट्स जो लॉस हो रहा है प्रिवेंट कर रहा है। सो स्ट्रे करंट्स को प्रिवेंट करते हैं बीइंग जनरेटेड इन द कंडक्टर लाइंग अराउंड द कंसिक्वेंट पावर लॉस। तो इसमें क्या होता है, फुल्ली ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसका थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स को निकाल लेते हैं, तो इसका आसपास में मैग्नेटिक फ्लक्स को लॉस होने का चांसेस कमती हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का हम जो यूज कर रहे हैं तो उसका थ्रू से फुल्ली मैग्नेटिक फ्लक्स चला जाता है टू द सेकेंडरी साइड। अगर बाहर में ज्यादा निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है उसका वजह से आसपास में करंट वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स निकलेगा आसपास में कुछ अगर मेटल वायर मिलेगा तो उसका थ्रू पास करा के उसमें करंट फ्लो करा देगा, तो उसमें क्या होता है पावर लॉस होता है। राइट, क्लियर सबका? कुछ पूछना है किसी को, बोलो। सर स्ट्रे करंट्स क्या होता है? स्ट्रे करंट वो होता है, स्ट्रे करंट होता है तुम्हारा कि मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल का वजह से करंट फ्लो जो होता है, और वो करंट फ्लो का वजह से तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्शन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है तो तुम्हारा कॉइल का बाहर चला गया। जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल है, देखो ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगुलर जो बोल रहा था मैं, ये जो मटेरियल है इसमें क्या होता है, इसको लैमिनेटेड करके रखता है सो दैट इट डिस करंट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसका थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को सेकेंडरी तक पहुंचा देते हैं। अगर एआर में रखेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एआर में पास होने देगा तो आसपास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है उसका आसपास में कुछ अगर मेटालिक कुछ डिवाइस मिलेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका थ्रू भी पास करा देगा। अगर उसका थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवा दिया है मेटल डिवाइस का वजह से, तो उसमें क्या होता है करंट फ्लो हो जाता है, तो आउटसाइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर उसमें फ्लो हो जाता है। तो उसमें फ्लो हो जाना मतलब क्या होगा, वो स्ट्रे करंट हो गया, तो वो तो लॉस हो गया ना, पावर लॉस हो गया ना, जितने मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अब्यूज हो रहा है, प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग को रुकाना पड़ेगा स्ट्रे करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर तुम्हारा एआर में निकल गया बाहर, कोई मेटालिक थ्रू पास हो गया मतलब वो मेटल में करंट आ गया, तो लेकिन तो तुम्हारा सेकेंडरी में मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी थ्रू नहीं जा रहा है, दैट इज अ स्ट्रे करंट जो बाहर निकल गया। क्लियर? यस। सो कोट टाइप, दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है कोट टाइप और सेकंड होता है शेल टाइप। कोट टाइप क्या होता है, इन द कोट टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर ओन्ड ऑन सेपरेट लिम्स, दोनों सेपरेट लिम्स है, अलग अलग लिम्स में ओन करके रखते हैं ऑफ द कोर, सो दैट कोर इज लार्जली सराउंडेड, सो दैट क्या होता है कोर को लार्जली सराउंड करते हैं बाई कॉइल्स। many of the modern transformer are of the closed core type, जो कि this kind of, और क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है बाहर में रहता है, ये वाला पार्ट में रहता है, और इसको कहते हैं एक दूसरे का ऊपर शेल टाइप जो होता है एक दूसरे का ऊपर तुम्हारा सेम लिम में रहते हैं। सेम लिम में होता है, देखो सेल टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर ओन्ड वन ओवर अनदर, एक दूसरे का ऊपर रहते हैं। आयरन कोर का ऊपर, iron coils are very largely surrounded by the iron core, the coils are very largely surrounded by the iron core. Transformer used in radio and TV transmitter and receivers are of the cell type. तो कोट टाइप कहां पर यूज हो रहा है और शेल टाइप कहां पर यूज हो रहा है, देखो ये जो शेल टाइप है वो यूज होता है टीवी ट्रांसमीटर में एंड रिसीवर में, जो ट्रांसमिट करते हैं और जो रिसीव करते हैं। ये क्वेश्चन में देखा है, बताओ कि टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्वेश्चन दे दिया, समझ गए, ये क्वेश्चन आता है।
Alternating current flows through the primary and generates alternating magnetic flux in the core, which also passes through the secondary. Alternating current जो flow होता है through the primary और जो alternating magnetic flux production होता है in the core, which is also passes through the secondary. This changing flux sets up the induced EMF in the secondary and also self-induced EMF the primary. देखो दो चीज होता है, एक सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है, इससे करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, उसको जैसे क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो जा रहा है, जो हो रहा है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. और उसका सेल्फ में भी तो होता है, उसका सेल्फ में भी तो ईएमएफ प्रोडक्शन होता है. So if there is no leakage of magnetic flux, then flux linked with the each turn of the primary will be equal to that linked with the each turn of the secondary. अगर कोई लीकेज नहीं होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो क्या होता है, फ्लक्स linked with the each turn of the primary will be equal to the linked with the each turn of the secondary. So अभी थियोरी में आ जाओ, ये कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हम लोग. कंसिडर अ सिचुएशन जहां पर क्या होता है, नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी. ऐसा सिचुएशन दिया है जहां पर सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्टेड नहीं दिया है. अगर टर्मिनल को ओपन करोगे, N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली. जब ओपन करोगे क्या होता है, N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Induced EMF is primary coil epsilon 1 is equal to minus N1 d5 by d2 dt. लेंस लॉ से आ रहा है ये फॉर्मूला. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में होता है तो क्या होता है, इप्सिलॉन 1 होता है. देखो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वजह से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्राइमरी कॉइल थ्रू भी पास कर रहा है, उसमें तो सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा है, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. तो इप्सिलॉन 1 जो है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज दिस इज फॉर द सेल्फ इंडक्शन. प्राइमरी कॉइल में ही हो रहा है, सेकेंडरी में नहीं हो रहा है. तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी. इप्सिलॉन 1 मतलब कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में ही हो रहा है ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, तो इसमें हो रहा है. और दिस इज सेकेंडरी, इप्सिलॉन 2 है, इसमें ईएमएफ प्रोडक्शन हो रहा है. तो आप क्या होता है, देखो इप्सिलॉन 1 मतलब माइनस N1 d5 by dt, और इप्सिलॉन 2 जो होता है सेकेंडरी में, दैट इज N2 by d5 by dt. अब क्या होता है कि देखो magnetic flux linked with each turn of the primary and secondary coil at any instant क्या होता है, इप्सिलॉन 2. देखो हम लोग जानता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है ईएमएफ का ऊपर. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज्यादा पास होगा तो ईएमएफ ज्यादा प्रोडक्शन होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कमती होगा तो ईएमएफ कमती प्रोडक्शन होगा. जानता ही है हम लोग, है कि नहीं. ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को तुम पास करोगे तो ज्यादा ईएमएफ प्रोडक्शन होता है. अगर कमती फ्लक्स को पास कराओगे तो कमती ईएमएफ यूज होता है. और ये जो ईएमएफ प्रोडक्शन होता है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स. अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल होगा, कमती नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो कमती मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल होगा. दैट मींस वी कैन से कि ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये इक्वेशन से क्लियर है कि ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नंबर ऑफ टर्न्स कमती है सो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कमती उसमें पास करेगा, सो ईएमएफ प्रोडक्शन भी कमती होगा. टर्न्स ज्यादा है तो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा है टर्न्स का थ्रू, मतलब ईएमएफ भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा. क्लियर है ये पार्ट? यस सर. यस सर. तो
That means we can say epsilon be the EMF applied to the primary. Epsilon be the EMF applied to the primary. Epsilon जो है वो EMF होता है प्राइमरी में. Epsilon होता है Lenz law self induced epsilon 1 opposes the epsilon. जानता है हम लोग ये जो अल्टरनेटिंग EMF तुम प्राइमरी में दे रहा है ना उसका वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो बन रहा है epsilon 1 वो क्या करता है उसका सोर्स को ही उल्टा अपोज करता है. लेंस लॉ में पढ़ा है हम लोग. जिसका वजह से प्रोडक्शन हो रहा है वो उल्टा आके उसको अपोज करते हैं. इसीलिए जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है दैट इज इप्सिलॉन माइनस इप्सिलॉन 1. नेक्स्ट प्राइमरी कॉइल कितना EMF दे पाएगा, रिजल्टेंट कितना होगा. इप्सिलॉन से तुम इप्सिलॉन 1 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इप्सिलॉन 1 क्या था सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी में बन गया. तो इसका वजह से द EMF सेंड्स करंट I1. तो ये EMF की वजह से क्या होता है I1 करंट सेंड करता है थ्रू प्राइमरी कॉइल ऑफ द रेजिस्टेंस R. तो ये जो EMF प्रोडक्शन करता है प्राइमरी कॉइल में तो उसमें उसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा. सो करंट जो I1 होता है तो कितना ड्रॉप होता है करंट उसमें, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है I1R. किरचॉफ लॉ से हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉप करा देते हैं. वोल्टेज कितना ड्रॉप कराते हैं मतलब I इंटू R. इसमें करंट अगर I1 प्रोडक्शन हो रहा है मतलब I1 इंटू R वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं. यस सर. दैट मींस हम लोग क्या कह सकते हैं इप्सिलॉन माइनस इप्सिलॉन R इज इक्वल टू I1R. ये जितना वोल्टेज है दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज और ये होता है वोल्टेज ड्रॉपिंग. तो प्राइमरी कॉइल में तुम्हारा जो रेजिस्टेंस रहता है इट इज नेग्लिजिबल. अगर देखो R जो है इट इज नेग्लिजिबल तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करते हो 0 है कि नहीं. इसको Yes, इग्नोर कर दो डायरेक्ट. तो इसीलिए माइनस इप्सिलॉन को शिफ्ट करा दो. इप्सिलॉन माइनस इप्सिलॉन 1 हो गया. जहां पर हम लोग जानता है कि ये जो मतलब क्या हो गया जितना EMF प्रोडक्शन हो रहा है जितना EMF दे रहा है अल्टरनेटिंग EMF जो है जो AC सोर्स लिखा होता ना डायग्राम में मतलब जितना EMF बन रहा है सिमिलर EMF प्रोडक्शन भी हो रहा है क्योंकि R तो नेग्लिजिबल है. अगर R नेग्लिजिबल है तो I इंटू R क्या हो गया 0 हो गया. तो इसीलिए जितना EMF प्रोडक्शन हो रहा है सर्किट में जो प्रोवाइड कर रहा है जो सप्लाई कर रहा है जितनी EMF सप्लाई हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस्ड हो रहा है इन द प्राइमरी कॉइल में. और वही EMF की वजह से इप्सिलॉन 2 बन रहा है मतलब वही EMF की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होता है जो इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल उसका वजह से प्राइमरी कॉइल में कुछ इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा और वो इंड्यूस्ड करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स छोड़ रहा है उसका वजह से जो इंड्यूस्ड EMF होता है इन द आउटपुट EMF में. मैटर बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल. अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है पहले वाला कोई दिक्कत नहीं होगा. देखो पहले वाला चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने से कोई दिक्कत नहीं. देखो सिंपल सा बात है. अल्टरनेटिंग सोर्स क्या कर रहे हैं डायग्राम में चला जाओ. अल्टरनेटिव सोर्स क्या प्रोवाइड करते हो इप्सिलॉन प्रोवाइड करते हैं है कि नहीं. उसका वजह से करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो होने का मतलब I1 करंट फ्लो हो रहा है उसका वजह से मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है राइट. तो ये फ्लो होने का वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है. हम म्यूचुअली में नहीं जा रहा है सेकेंडरी में अभी तक नहीं किया. तो इसका वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसका वजह से क्या होता है चेंज इन करंट
मतलब क्या होता है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है इसमें। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं एप्सिलॉन 1। तो अभी देखो ये जो प्रॉपर वोल्टेज है प्रॉपर वोल्टेज तो हम लोग क्योंकि ये एप्सिलॉन ये जो ईएमएफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन होना मतलब उसको उल्टा अपोज करता है लेंस लॉ से पढ़ा है। मतलब क्या होता है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 1 हो रहा है। अल्टीमेटली रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा जो उसका जो रेजिस्टेंस है प्राइमरी कॉइल में जो एक रेजिस्टेंस रहता है तो वो रेजिस्टेंस का वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट विल बी रिजल्टेंट। दिस ये अगर प्रोडक्शन हो गया दैट मींस ये I1R है तो ये R कॉइल का रेजिस्टेंस इतना ही लो है इट इज कैन बी टेकन एज 0। R तुम 0 ही पकड़ सकते हैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो गया मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है मतलब इप्सिलॉन माइनस इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब Yes, हम लोग कह सकता है इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 1 कह सकते हैं ना। yes, sir. मतलब जितना तुम अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सिमिलर अमाउंट ऑफ ईएमएफ बन रहा है जितना तुम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ बन दे रहा है सप्लाई कर रहा है सिमिलर अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इन प्राइमरी। क्लियर एवरीवन कोई डाउट है तो बताओ। किसी का डाउट है No, sir. तो ये जो इप्सिलॉन 1 बन गया ये जो इप्सिलॉन 1 बन गया इसका वजह से करंट इंड्यूस होता है सर्किट में और ये करंट इंड्यूस की वजह से क्या करता है वो जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है उसका वजह से क्या होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वैल्यू ये जो इंड्यूस्ड करंट है इंड्यूस्ड करंट चेंज होता है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स ये कोर आयन थ्रू निकाल के देते हैं। तो change in magnetic flux induced EMF in the secondary circuit and that is regarded as the epsilon 2। समझ गए स्टेप्स को epsilon 2 कैसे बन रहा है समझ में आ गया। ये डायरेक्ट एसी सोर्स से मतलब डायरेक्टली बन गया ऐसा नहीं है इसका वजह से ईएमएफ बन रहा है उसका वजह से इसका फर्स्ट सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें जो ईएमएफ बनता है वो ईएमएफ का वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है वो इंड्यूस्ड करंट का वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्शन होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा वैल्यू चेंज होता रहेगा तो वो ये सॉफ्ट आयरन कोर थ्रू पास कराते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल में पास होता है और वही सेकेंडरी कॉइल पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स घुस रहा है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उसका वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर यस सर। Yes, sir. तो E2 जो कहाँ से प्रोड्यूस हुई मतलब E का इप्सिलॉन चेंज होने की वजह से इप्सिलॉन 1 का वजह से इप्सिलॉन 1 क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ Yes, सेल्फ sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। Yes, sir. जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वजह से क्या बन रहा है इप्सिलॉन 1 बन रहा है वही जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इप्सिलॉन 1 उसका वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है और उसका करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब वैल्यू चेंज करते रहता है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट तो इसमें क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसमें क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ गए प्राइमरी कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसका वजह से जो करंट फ्लो होता है वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसको ये सॉफ्ट आयरन कोर थ्रू पास कराता है टू द सेकेंडरी कॉइल पर।
वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज इप्सिलॉन 2। किसी का कोई डाउट है? सो प्रोसीड करते हैं। देखिए इप्सिलॉन 1 में बी रिगार्डेड एज द इनपुट ईएमएफ एंड इप्सिलॉन 2 एज द आउटपुट ईएमएफ। तो इप्सिलॉन 1 इनपुट ईएमएफ मतलब क्या, कहां से आ रहा है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, और आउटपुट ईएमएफ क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 2 जो सेकेंडरी कॉइल में बनता है। तो हम लोग तो ये फॉर्मूला लिखता है इप्सिलॉन 2 बाई इप्सिलॉन 1 मतलब N2 बाई N1। N2 मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, N1 मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब मान लो वेरी सिंपल कंसेप्ट होता है, अगर N2 का टर्न्स ज्यादा हो गया मतलब सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा हो गया तो सेकेंडरी में क्या होगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा ना। यस सर। सो N2 अगर ज्यादा होगा देन N1 तो हम लोग मतलब दिस इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। N2 का वैल्यू ज्यादा है और N1 का वैल्यू कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर N2 का वैल्यू ज्यादा है और N2 का वैल्यू कम है तो हम लोग N2 का वैल्यू ज्यादा होना मतलब N1 से अगर N2 का वैल्यू ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना। इज नॉट इट? और भी आसान कर देते हैं, N2 का वैल्यू ज्यादा है और N1 का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। होगा तो तब स्टेप अप होगा ना। जो राइट साइड का जो ट्रांसफॉर्म जो सेकेंडरी कॉइल का जो कॉइल टर्न्स है जो रैपिंग करता है उसको टर्न्स कहते हैं। जितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं ना N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1। ये N1 जो दिख रहा है इसको इसके नीचे लेके आओ, तो N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वो लोग समझ में आ रहा है तो नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर आ रहा है। ओके, यस सर। दैट मींस देखो इसमें लिखा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, N2 ग्रेटर देन N1 मतलब ट्रांस रेशियो ग्रेटर देन 1। मैं दिखा दिया इधर। दैट मींस स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, इनपुट वोल्टेज जो है उससे ग्रेटर देन होता है आउटपुट वोल्टेज। दैट मींस देखो अगर N2 ग्रेटर देन N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1 होगा ना, सो इप्सिलॉन 2 बाई इप्सिलॉन 1 भी ग्रेटर देन 1 होगा। इज दैट इट? दोनों तो इक्वल है। यस सर। तो इप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन 1 होगा, इप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1 होगा। इसका हम लोग इसका अंदर इसका नेक्स्ट स्टेप तुम इसको लिख सकते हैं इप्सिलॉन 2 greater than epsilon 1. So that means we can say what? Output voltage is greater than input voltage. So we can say what? Output voltage is greater than input voltage. तो स्टेप अप हो गया ना, स्टेप अप का लॉजिक वही था जो इनपुट से आउटपुट ज्यादा होता है। क्लियर? यस सर। सो अगर ये हो गया सो दैट मीन्स क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। नंबर ऑफ टर्न लेस कर दो इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स हाई कर दो इन द प्राइमरी।
मतलब क्या हो गया, N2 by N1 लेस देन 1 हो जाएगा। देखो N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है और N1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये N1 को नीचे नामाओ, तो N2 by N1 लेस देन 1 हो जाएगा। अगर लेस देन हो गया 1 हो गया, दैट मींस दिस इज आल्सो लेस देन 1 होगा। ये अगर लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 होगा। Yes, sir. और ये लेस देन होना मतलब क्या होगा, इप्सिलॉन 2 लेस देन इप्सिलॉन 1, मतलब इप्सिलॉन 2 कम होता है इप्सिलॉन 1 से। तो मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, राइट। सो तो ये जो एजम्पशन, जो इक्वेशन जो 1 हम लोग बनाया ना, ये जो इक्वेशन बनाया ना, ये कुछ एजम्पशन कर लिया हम लोग। एजम्पशन किया है प्राइमरी रेजिस्टेंस, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, और उसमें जो करंट है इट इज टू स्मॉल, ये हम लोग एजम्पशन किया है। सेम फ्लक्स लिंक बोथ with the same flux links both with the primary and secondary wind links। जो सेम फ्लक्स होता है वही फ्लक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंडिंग्स थ्रू जाता है, एज द फ्लक्स लीकेज फ्रॉम कोर इज नेग्लिजिबली स्मॉल। हम लोग एज्यूम करते हैं ये कोर थ्रू जो फ्लक्स लीकेज होता है वो स्मॉल है, वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए तो उसको आयरन कोर से निकल रहा है। तो फ्लक्स जो लीकेज होता है उसको हम लोग कहता है कि इट इज स्मॉल, ये एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं। So terminals of secondary are open, terminals of secondary are open, or the current taken it from it is the small। सेकेंडरी जो कॉइल है उसका टर्मिनल जो है इट इज ओपन, तो इसमें क्या होता है, इससे करंट जो लेता है वो वेरी स्मॉल है। तीन तो एजम्पशन करते हैं। सो इसमें आ जाता है पावर में, हम लोग कहते हैं V इंटू आई इजिकल टू पावर, क्लास 10 में पढ़ा था। तो इनपुट पावर इजिकल टू आउटपुट पावर होता है, मतलब इप्सिलॉन 1 into I1 is equal to इप्सिलॉन 2 into I2। So I1 and I2 are the currents in the primary and secondary। I1 and I2 are the currents in the primary and secondary, दोनों का करंट है। तो इप्सिलॉन 1 I1 हो गया, इधर इप्सिलॉन 2 I2 हो गया। तो प्राइमरी हम एज्यूम करते हैं I1 होता है तुम्हारा प्राइमरी का करंट, I2 होता है सेकेंडरी का करंट। अगर ये हो जाएगा सो दैट मीन्स I1 I2 जो है, I1 करंट फ्लो होता है एंड I1 एंड I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इप्सिलॉन 2 बाय इप्सिलॉन 1। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स स्टेप अप द वोल्टेज बट स्टेप डाउन करंट, स्टेप डाउन द करंट। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, ये जो रिलेशंस है कि करंट एंड ईएमएफ जो है ये दोनों इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें कह सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं बट स्टेप डाउन द करंट, मतलब क्या करते हैं करंट को डाउन कर देते हैं एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो। जितना रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाता है सेम रेशियो में करंट को भी डाउन करा देते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है जो वोल्टेज को घटाता है, इट स्टेप अप द करंट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, करंट को अप करवा देते हैं इन द सेम रेशियो पर। तो हियर इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, that is eta is equal to power output by power output by power input into 100% लगा दो, तो उसमें पता चलता है कि efficiency of real transformer is fairly high though not 100%। efficiency transformer fairly high है but not 100%। तो एक चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो।
हम लोग जो पहले पेज में देखा था, पहले जो कॉलम में था, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है इनपुट पावर, जितना पावर इनपुट हो रहा है उतना ही पावर आउटपुट हो रहा है। जितना पावर इनपुट हो रहा है तो पावर लॉस नहीं होगा, हम एसम्पशन कर लिया। तो ये जो इप्सिलॉन 1 है वो क्या होता है, इसका नीचे जाएगा, और ये जो I2 जो है वो इसका नीचे जाएगा। मतलब क्या था, I1 by I2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन 2 by इप्सिलॉन 1। I1 by I2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन 2 by इप्सिलॉन 1। उल्टा हो गया ना, I1 by I2 is equal to epsilon 2 by epsilon 1 हो रहा है। ये पावर बोला, इनपुट पावर इज आउटपुट पावर होना पड़ेगा। दिस, तो इसमें क्या पता चला, क्योंकि इधर से ही लाया, तो इसे क्या पता चल रहा है, जो इप्सिलॉन 2 अगर ज्यादा होगा मतलब उसमें क्रांति करंट घुसेगा। इप्सिलॉन 1 से इप्सिलॉन 2 अगर ज्यादा होगा मतलब स्टेप अप हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली है ना। देखो ये देखे हम लोग लिख सकते हैं ना कि क्योंकि इस लोग का इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना आई और ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Yes, sir. ये लॉजिक हो जाता है। तो वही बोल रहा है उसमें जो लिखा हुआ है कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वो करंट को स्टेप डाउन करते हैं, ये इक्वेशन से ही पता चल रहा है। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करते हैं, करंट को स्टेप अप करते हैं। दिस इज द लॉजिक। सो कोई डाउट है, कुछ पूछना है बताओ। नो सर। No, sir. No, sir. सो इसमें पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट जो है ये दोनों तो इक्वल ही है ना, ऑलमोस्ट। तो इसीलिए ऑलमोस्ट इक्वल है बोल के हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बोला है फेयरली हाई, मतलब 90 to 99% हाई होता है रियल ट्रांसफार्मर का। 100% नहीं होता है बट ऑलमोस्ट 99% तक हो सकता है ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी। अभी एनर्जी सॉरी, एनर्जी लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है, नंबर वन होता है सम एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ द कॉपर वैक्स, ऐसे हीट निकाल देते हैं। एडी करंट लॉस मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर व्हिच लीड्स टू द एनर्जी लॉस, और उसको रिड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है जो एडी करंट लॉस होता है उसको रिड्यूस कैसे करेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट, लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड आयरन कोर। कॉपर हीट का वजह से जो होता है उसका वजह से पावर लॉस होता है, उसको मिनिमाइज कैसे करेगा कि ठीक कॉपर वायर यूज करो। सॉल्यूशन क्या है, लॉस जो होता है सॉल्यूशंस क्या है वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर जब हिस्टेरेसिस लॉस, जब हम लोग हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़ा था कि हिस्टेरेसिस लूप देख के पता चल जाता है कि कौन सा वाला यूज करेगा, कौन सा हिस्टेरेसिस लूप हम लोग यूज करेगा, कौन सा मटेरियल यूज करेगा एज ए कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तुम लोग कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर तो समझ में आ गया। दिस रेक्टेंगल जो मल्टीपल रेक्टेंगल जो शो कर रहा है दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हिस्टेरेसिस लूप देख के हम लोग पता चल जाता है कि कौन सा कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज करना है मुझे। तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है अल्टरनेटिंग करंट कैरीज आयरन कोर थ्रू द साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली तुम्हारा इसका थ्रू कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर थ्रू पास होता है।
उसका वजह से ऐसा भी तो हो सकता है जब करंट नहीं जाता है तब भी उसमें मैग्नेटाइजेशन रहेगी। अगर हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा थिक हो जाएगा, तब लेकिन तुम्हारा हिस्टैरिसीस लॉस होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उसमें रह जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, हम लोग को देखना पड़ेगा जो हिस्टैरिसीस लूप नैरो है, थीन है, उसमें क्या होता है, जब भी तुम एसी पावर देना बंद कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्ट गायब हो जाता है उसमें। तो हिस्टैरिसीस लूप से बचा सकते, हिस्टैरिसीस लूप देख के पता चल जाता है हम लोग आयरन कोर किसका यूज करेगा, एक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर किसका यूज करेगा। फ्लक्स लीकेज क्या होता है, फ्लक्स लीकेज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी मे नॉट फुल्ली पास थ्रू द सेकेंडरी, सम ऑफ द फ्लक्स मे लीक इनटू एयर, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इट मे लीक इनटू द एयर। सो ये इसको मिनिमाइज किया जाता है बाय विंडिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ओवर वन अनदर। जो शेल टाइप है, जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर तुम लोग देखा है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या करते हैं, एक दूसरे का ऊपर विंडिंग करके रख सकते हैं, वाइंडिंग करके रहता है, सो दैट फ्लक्स लीकेज होने का चांसेस कम हो जाता है। और क्या होता है, ह्यूमिंग लॉस, एज द ट्रांसफार्मर वर्क्स इट्स कोर लेंथेन्स एंड शॉर्टेन्स। इसका जो कोर होता है लेन होता है, जब हीट थोड़ा बनेगा तो लंबा तो हो जाएगा, मेटल है वो। ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू फेनोमेना कॉल्ड द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। दिस गिव्स राइज द ह्यूमिंग साउंड, एक ह्यूमिंग साउंड देता है। ये जो एक्सटेंड होता है कोर फिर शॉर्टन होता है, ह्यूमिंग साउंड देता है। सो हम इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमिंग साउंड, साउंड एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी लॉस है। तो हर कोई लॉस दिखाया, मैं उसका सोल्यूशन भी लास्ट में बोला हुआ है, इसको लेकिन बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें तो बोलना का कुछ नहीं है। देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर लिखो तो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या करते हैं, रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, देखो लिखा हुआ है कि लार्ज करंट फॉर वेल्ड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टेप डाउन करंट क्या करता है, वोल्टेज को घटा देते हैं लेकिन करंट को हाई कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में काम में लगता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर इंडक्शन फर्नेस, वोल्टेज कम होता है, हेवी करंट फ्लो कराते हैं। सो द हेवी करंट फ्लो करना मतलब मेटल गर्म होकर बिगड़ना शुरू हो जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, एक्स-रे प्रोडक्शन करने के लिए। क्वेश्चन आता है ऐसे करके, एक्स-रे प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, समझ गए। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। ये छोटा पार्ट है, ये क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन जब होता है कैसे करके यूज होता है पार्ट को, ये कंसेप्ट होता है, मैं कंसेप्ट में इधर से बोल देते हैं। मान लो इधर से सर बोलो। सर अब इसको अभी पढ़ेगा, थोड़ा सा बाकी है, ज्यादा नहीं है। तो मुझे सुसु लगा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है रे भाई, जल्दी भरो। अच्छा, ये वाला जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है, ये देखो जस्ट ये डायग्राम तुम अच्छा से अगर याद रहेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्या होता है इसमें, 6600 जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को देखो, इसका कॉइल को इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है। वोल्टेज क्रिएशन कितना हो रहा है पावर स्टेशन में, 6600 वोल्टेज। देखो कॉइल को जैसे बढ़ा दिया, कॉइल को जैसे बढ़ा दिया तो क्या हो जाता है, वो इसको देखो डबल कर दिया। 6600 जो प्रोडक्शन हो रहा है तो 1,32,000 वोल्ट वो डबल कर दिया। फिर इसको क्या करें, ये देखो चलने दिया है, उसके बाद जाके जो सबस्टेशन है उसमें देखो 1,32,000 वोल्ट का जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं उसका ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो वोल्टेज को फिर डाउन करा देते हैं 11,000 वोल्टेज पे।
उसके बाद कंज्यूमर सबस्टेशन में जाते हैं, जो तुम्हारा घर के पास में बैठा हुआ है, घर का आसपास में कहीं देखो ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, उसमें देखो लिखा होता है भी 11,000 वोल्ट डेंजर बोल के लिखा होता है। तो 11,000 वोल्ट क्या होता है कि उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट में कमती करके लेके आ जाता है। समझ गए? इस ढंग का होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो होता है इस ढंग का होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफार्मर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए पावर स्टेशन टू फार अवे एरियाज। तो देखो तुम्हारा घर का आसपास में पावर स्टेशन नहीं भी हो सकता है। तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर एट लो वोल्टेज। डिसएडवांटेज भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लार्ज लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन केबल्स हैव sorry, large length of transmission cable have appreciable resistance, hence the large amount of energy जो कि I square RT will be lost as heat during transmission। तो क्या होता है large amount of energy जो है I square RT will be lost as heat during transmission। लंबा जो ट्रांसमिशन होता है उसका वजह से थोड़ा हीट लॉस होता है, ये एक पार्ट होता है थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज। लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अगर होता है, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप ऑकर्स अलोंग द लाइन वायर में हेवी अमाउंट वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। हेंस वोल्टेज एट द रिसीविंग स्टेशन विल बी मच स्मॉलर देन द जनरेटिंग स्टेशन। हो सकता है लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो वोल्टेज हेवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये एक डिसएडवांटेज है। तो जो जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज बनता है जब रिसीविंग होता है उसमें देखो वोल्टेज कम आ रहा है, तो लाइन में कुछ गड़बड़ है, काफी स्मॉलर हो जाता है। टू कैरी लार्ज करेंट्स टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन वायर्स लो, मतलब जो वायर थ्रू करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या करता है वो लो वायर ट्रांसमिशन वायर लो करते हैं उसका रेजिस्टेंस का। ट्रांसमिशन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लो कर देते हैं। थिक वायर्स हैव टू यूज्ड, तो रेजिस्टेंस लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका जो वायर होगा वो थिक वायर होना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग थिक वायर्स विल बी एक्सट्रीमली हाई, इट इज अनदर वन डिसएडवांटेज। तो ये 3 तो डिसएडवांटेज है। इधर से छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं थियोरेटिकल। Thus the long distance power transmission at low voltage and high current is neither efficient nor economical। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिशन होता है लो वोल्टेज में ये एंड हाई करंट के लिए इज नाइदर एफिशिएंट नॉर इकोनॉमिकल भी नहीं है। इफ आई इज द करंट इन द केबल एंड आर इट्स रेजिस्टेंस, सो पावर वेस्टेड कितना होता है आई स्क्वायर आर, हम लोग जानता है फॉर्मूला पावर का। द पावर लॉस कैन बी रिड्यूस्ड by reducing I or R। power loss जो है it can be reduced by reducing I or R। the power supplied by the generator is given by P is equal to V into I। तो जनरेटर करते हैं कितना पावर देता है P is equal to V into I, where V is the voltage across the terminals। V क्या होता है टर्मिनल का वोल्टेज। since I is equal to P is equal to V into I होगा, so I is equal to क्या होता है P by V लिखा हुआ है। For a given amount of power P, the power loss is less if 1 is less। देखो क्या होता है इसमें, तो P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है P बाई V। सर गिवन अमाउंट ऑफ पावर P, पावर लॉस इज लेस। अगर I होता है पावर और वोल्टेज का रेशियो I जो है, तो गिवन अमाउंट ऑफ पावर P जो है द पावर लॉस इज लेस इफ I इज लेस। I लेस होगा तो एंड वोल्टेज इज हाई, मतलब वही होता है वोल्टेज अगर हाई होगा तो पावर क्या होता है। देखो इफ I इज लेस मतलब करंट अगर कम होगा तो वोल्टेज होता है हाई।
तो अभी देखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो फिगर दिया हुआ है, टिपिकल पावर स्टेशन जनरेट्स 1000 किलोवाट्स। 1000 किलोवाट्स मतलब क्या होता है, उसमें 6600 वोल्ट पावर जनरेट करते हैं और उसको स्टेप अप करते हैं 1,32,000। तो इतना वोल्टेज क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं है, उसका आधा वोल्टेज क्रिएट करते हैं। करके क्या करते हैं, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस फ्रॉम डिफरेंट पावर, transmission lines from different power transmission lines from the different power stations in a region deliver power to common region pool। तो common region pool में जाते हैं and which is called the grid। from the grid to power is fed up to the city is 33,000 and then stepping down is done outside the city। सिटी का बाहर में इसको स्टेपिंग डाउन करते हैं। तो स्टेपिंग डाउन करके कहां पर लेके जाता है, देखो 6600 मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन में था उसमें लेके जाता है। उसमें उसका डोमेस्टिक पर्पस के लिए वोल्टेज इज अगेन स्टेप डाउन टू द 220 वोल्ट। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायग्राम को भी सीखो। बोलो कोई डाउट है किसी का?